जय हिंद फ्रेंड्स, माई सेल्फ सुमित लश्कर। और आज की इस वीडियो में हम वन शॉट में आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस लास्ट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं। सुनिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं और जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम्स पास आएंगे मैं आपको वन शॉट की वीडियोस प्रोवाइड करना चालू कर दूंगा। किस चीज़ की? हर सब्जेक्ट की, साइंस की, सोशल की और उनके भी अंदर के जो सब्जेक्ट होते हैं जैसे कि केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की और फिजिक्स की और हिस्ट्री की, पॉलिटी की, इकोनॉमिक्स की और ज्योग्राफी की, इन सभी सब्जेक्ट्स की वन शॉट की वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कब? आपके पेपर आने से पहले। और एक साथ आपको सारे सब चैप्टर्स के नोट प्रोवाइड कर दूंगा हमारे व्हाट्सअप चैनल पर। अभी फ़िलहाल जो वीडियो शूट कर रहा हूँ इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सअप चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके हमारा व्हाट्सअप चैनल चेकआउट कर सकते हैं और आपको अच्छा लगता है, आपको हमारे नोट्स अच्छे लगते हैं और आगे फर्दर नोट्स के लिए, आपके पेपर पास आ रहे हैं, आपके आगे आने वाले नोट्स के लिए आपको अगर सही लगे तो आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए फ़िलहाल अभी हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 पॉलिटी, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आपने देखा है चर्च, मतलब चर्च नहीं, वो कोर्ट में क्या होता है? वो अदालत होती है। अदालत, बात तो एक ही होती है। मतलब अदालत में क्या होता है कि वहाँ पे एक वो रखा होता है जहाँ पे कटघरा, हाँ कटघरे अपन जो मुजरिम होता है वो आगे खड़ा होता है और वो जो वकील उससे सवाल पूछता है। वैसे ही आज अपन वकील बने हैं और कटघरे में कौन खड़ा है? डेमोक्रेसी। अपन उससे सवाल पूछ रहे हैं कि डेमोक्रेसी, क्या तुमने हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिया? क्या तुमने हमारी पॉवर्टी को कम करा, हमारी इनइक्वालिटी को कम करा? क्या तुमने हमारी जो सोशल डिवीज़न था उसको अकोमोडेट करा? हमारी डाइवर्सिटी थी, क्या तुमने उसको अकोमोडेट करा? क्या तुमने हमारी डिग्निटी, हमारी फ्रीडम, क्या हमें वो प्रोवाइड करी? क्या तुमने हमें अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करी? ठीक है, अपन पहले समझेंगे कि अपन कैसे डेमोक्रेसी के आउटकम्स को एक्सेस करते हैं। ठीक है, मतलब ये 6 पॉइंट्स ध्यान रखो, 6 पॉइंट्स को ध्यान रखो, इसी के ऊपर पूरा चैप्टर समाया हुआ है। अपन आज डेमोक्रेसी से सवाल करेंगे। ठीक है, और जज कौन है? मासेस, यानी जनता जनार्दन। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक, हाउ डू वी एक्सेस डेमोक्रेसीज आउटकम्स। देखो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है। अब देखो समझदार बच्चे को पता होगा कि अपन को क्या करना है इस आंसर में। देखो हमारी डेमोक्रेसी से क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, आपके लिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप उसके लिए आंसर क्या लिखोगे? ये जो 5 पॉइंट्स है ना, इनको यहाँ पे लिख देना कि लेजिटिमेट से अपन नहीं, गवर्नमेंट से अपन नहीं, जो डेमोक्रेसी है उससे अपन एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इक्वलिटी प्रमोट करे, हमें इक्वलिटी प्रोवाइड करे और हमारी पॉवर्टी है उसको कम करे और हमारी जो सोशल डाइवर्सिटी है उसको अकोमोडेट करे, एडजस्ट करे, कम करे। ठीक है, और हमारी जो डिग्निटी है, फ्रीडम है और आज़ादी है इंडिविजुअल्स की, वो सब प्रोवाइड करे और इम्प्रूव करे उनकी डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी को। ठीक है, और उनकी इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट करे। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है ना यहाँ पर उन्हीं को लिख दोगे। एक और पॉइंट लिख सकते हो कि हमें डेमोक्रेसी हमें एक अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो एक्सपेक्टेशन में। और रियलिटी क्या है? देखो मोस्ट ऑफ देम, यानी जो मोस्ट ऑफ देम एक्सपेक्टेशन जो है हमारी डेमोक्रेसी से, वो डेमोक्रेसी प्रोवाइड करती है किससे? बेटर देन अदर अल्टरनेटिव, यानी मोनार्की हो गया, मिलिट्री लीडर हो गया, और भी जो अदर अल्टरनेटिव है डेमोक्रेसी से, डिक्टेटरशिप हो गया, डेमोक्रेसी के अदर देन डेमोक्रेसी और भी अदर अल्टरनेटिव हैं उनसे डेमोक्रेसी हमें ये सारे पॉइंट्स बेटर प्रोवाइड करती है। मैं ये नहीं बोलता कि सारी डेमोक्रेसी बहुत अच्छे प्रोवाइड करती है, मैं ये बोलता हूँ कि डेमोक्रेसी बेटर प्रोवाइड करती है बाकी अल्टरनेटिव से। तो क्या मैं इसी से सेटिस्फाई हो गया हूँ कि मैं इसी से सेटिस्फाई हो गया कि मेरी डेमोक्रेसी मुझे बाकी अदर फॉर्म से अच्छा प्रोवाइड करती है और मैं इसी से सेटिस्फाई हो गया? नहीं, मुझे सिर्फ इसी से सेटिस्फाई नहीं होना, मुझे चाहिए कि डेमोक्रेसी बेटर नहीं, डेमोक्रेसी बेस्ट प्रोवाइड करे। इन सब के जो अदर अल्टरनेटिव हैं, मोनार्की हो गया, इनके कंपेयर में अच्छा प्रोवाइड करे, मेरा उससे काम नहीं होगा। मुझे चाहिए कि डेमोक्रेसी बेस्ट प्रोवाइड करे मुझे सारी जो एक्सपेक्टेशन है वो। ठीक है, देखो व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी, पीपल स्टार्ट बिलीविंग एंड डाउटिंग ऑन डेमोक्रेसी। अगर डेमोक्रेसी में अपन कोई गलत काम होता है या फिर कोई वो हमारी पॉवर्टी को कम नहीं कर पाती, हमारी जो डिसीजन मेकिंग है उसको इम्प्रूव नहीं कर पाती, क्योंकि हमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं मिल रहा ज़्यादा। ठीक है, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनकी संख्या नहीं बढ़ रही ऐसा। ठीक है, और इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट नहीं कर पाई लोगों का, तो अपन क्या करते हैं कि अपन डेमोक्रेसी को ब्लेम कर सकते हैं कि डेमोक्रेसी ख़राब है यार, हम क्या डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते भी नहीं रहते, हम लोग क्या मोनार्की में रहते हैं? ऐसा अपन डाउट करने लगते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर। बट हमें समझना होगा दिस इज़ रॉन्ग, डेमोक्रेसी इज़ जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेजेस ऑफ दूस कंडीशन। एक
मोती ये होता है, एक ही मोती, एक ही मोती, एक ही मोती, धागा बना पाए नहीं बना पाए आप। अपन ने पहले क्या देखा, क्या हमारी एक्सपेक्टेशन है, फिर अपन ने देखा क्या कि क्या रियलिटी है। रियलिटी क्या है कि डेमोक्रेसी अदर अल्टरनेटिव जो हैं जैसे मोनार्की, डिक्टेटरशिप, उनसे बेटर प्रोवाइड करती है हमें ये सारी चीज़ें, ठीक है। बट हम इन्हीं चीज़ों से सेटिस्फाई नहीं हो सकते, अपन ने ये भी देखा। और क्या होता है, लोग क्या करते हैं, लोग ब्लेम करने लगते हैं डेमोक्रेसी को और डाउट करने लगते हैं ऊपर। बट उनको समझना होगा यार कि क्या कि डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। हम जो सिटीजन्स हैं, हम जो इंडिविजुअल्स हैं, हम जो नागरिक हैं इस देश के, हमें हमें एक्शन लेना होगा जो कंडीशन हमें दी गई है। डेमोक्रेसी में क्या है, इक्वलिटी है, फ्रीडम है। आपके साथ कोई अन्याय हुआ है तो आप कोर्ट में जाकर लड़ सकते हो। गवर्नमेंट ने अगर आपके साथ कोई अन्याय करा है, आपके किसी राइट का वायलेट करा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। क्या है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर है। याद करो, कनेक्ट करो चीज़ों को, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, यानी लेजिस्लेचर और सुप्रीम कोर्ट बराबर हैं, इक्वल हैं। कैसे बराबर हैं, पावर में। आपने देखोगा ना कि इन्हें जुडिशरी पावर चेक करती है लेजिस्लेचर को, लेजिस्लेचर चेक करता है मतलब एक दूसरे के ऊपर ये चेक करते हैं, एक दूसरे की पावर बैलेंस रहती है। मतलब क्या कि अगर आपके साथ किसी एक फॉर्म ने गलत करा, कुछ गवर्नमेंट ने आपके राइट्स वायलेट कर दिए, तो आप जाओगे दूसरे फॉर्म के पास, किसके पास, जुडिशरी के पास। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है, डेमोक्रेसी इज जस्ट अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सिटीजन हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशन, यानी जो कंडीशन उनको मिली हुई हैं, जो फ़ायदे उनको दिए हुए हैं, किसने, कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, बी आर अम्बेडकर ने। उनने जो फ़ायदे आपको दिए हुए हैं, आपको उन फ़ायदों को इस्तेमाल करना होगा। समझ गए, ये कहना चाहता था आपसे ये टॉपिक। कंक्लूजन क्या है, डेमोक्रेसी सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। सिटीजन्स को एडवांटेज लेना होगा उनको जो कंडीशन मिली है उसका, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या आएगा, एक्सपेक्टेशन क्या है, रियलिटी क्या है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी एंड व्हाट इज़ रियलिटी, ऐसा आ सकता है। हाँ, और या फिर लोग डेमोक्रेसी ब्लेम कर सकते हैं, या फिर इसका कंक्लूजन पूछ सकते हैं आपसे, कंक्लूजन क्या है इसका, कंक्लूजन पूछ सकते हैं, ठीक है। समझ गया ना, ये क्या पहला टॉपिक क्या था आपका। अब आपका सेकंड टॉपिक क्या है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल, लेजिटिमेट गवर्नमेंट। देखो, अकाउंटेबल मतलब क्या, गवर्नमेंट इलेक्टेड की गई है लोगों के द्वारा, हम वोट देते हैं और हम ही गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। इट हैव टू गिव आंसर टू मासेस, यानी गवर्नमेंट को अब जवाब देना होगा, जवाबदेही है वो मासेस के लिए। मतलब क्या, अगर वो कोई भी एक्शन लेती है, उससे कोई भी गलती होती है और जनता उससे सवाल करे तो उसको जवाब देना होगा, जवाबदेही है वो। यानी अकाउंटेबल गवर्नमेंट क्या होती है, जो जनता के लिए जवाबदेही हो, जिसको जवाब देना पड़े जनता को, जिसको कोई भी एक्शन लिया और जनता ने सवाल पूछा तो उसको जवाब देना होगा, वो होती है अकाउंटेबल गवर्नमेंट, ठीक है। यानी आपकी सोसाइटी में कोई चौकीदार है, चोरी हो गई, तो आप चौकीदार क्या है, जवाबदेही है। मतलब क्या, समझ गए ना। अब इसमें एक पॉइंट आपको और लिखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मीडिया इज़ द वेपन ऑफ मासेस टू आर्ग्यू विद गवर्नमेंट। यानी जो मीडिया है, जिसको अपन फोर्थ पिलर बोलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, देखो वो क्या है, वो एक हथियार है, किसके हाथ में हथियार है, मासेस के हाथ में, जिसके द्वारा मासेस आर्ग्यूमेंट कर सकती हैं। अब कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट के खिलाफ में खड़ा होगा, ये चीज़ें क्या है, गवर्नमेंट फिर उसके ऊपर दबाव बना सकती है क्योंकि वो एक व्यक्ति है। बट मीडिया जो कि एक वेपन है, एक हथियार है मासेस के पास, उसके द्वारा मासेस आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ। समझ गया ना, मीडिया की इंपॉर्टेंस क्या है। बट आज तो मीडिया खैर बिक गया है, पता नहीं क्या हो गया, एक ही चीज़ को दोबारा रिपीट करते रहते हैं। बट मीडिया इज़ द बेस्ट वेपन, इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन ऑफ मासेस टू आर्ग्यू विथ गवर्नमेंट। क्लियर। हाँ, देखो रिस्पॉन्सिव क्या होता है, देखो गवर्नमेंट गिव रिस्पॉन्स फॉर द गुड ऑफ मासेस। नहीं, तो गवर्नमेंट जो भी काम करेगी ना, रिस्पॉन्सिव यानी क्या, गवर्नमेंट जो भी काम करेगी मासेस के भलाई के लिए, मासेस के वेलफेयर के लिए। अगर मान लो किसी एरिया में फेमन आ गई, अकाल पड़ गया, भुखमरी फैल गई, ठीक है, ठीक है, हार्डशिप फैल गई बहुत ज़्यादा, तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल, यानी गवर्नमेंट ने आंसर दे दिया, ठीक है, हाँ कि भैया क्या होगा, तो नहीं सर कि उस एरिया में क्या सप्लाई नहीं हो पाई थी, कनेक्शन नहीं हो पाया, तो वहाँ पे थोड़ा ऐसा हो गया था, मतलब उसने रीज़न दे दिया, ठीक है, अकाउंटेबल हो गई। रिस्पॉन्सिबल मतलब क्या, उसको रिस्पॉन्स करना होगा, जो उसने गलती करी है उसको सुधारना होगा, वरना क्या मासेस उसको अगले इलेक्शन में रिप्लेस कर देंगी। गवर्नमेंट गिव रिस्पॉन्स फॉर दी गुड ऑफ मासेस, यानी गवर्नमेंट को लोगों की भलाई के लिए रिस्पॉन्स भी करना होगा। पॉवर्टी है तो क्या हुआ, पॉवर्टी के तुमने रीज़न दे रहे हो कि अकाउंटेबल, तुमने रीज़न दे दी कि पॉवर्टी इसलिए है, अब तुमको उसके लिए एक्शन भी तो करना होगा, रिस्पॉन्सिव, ठीक है। ऑलवेज रेडी टू गिव बेटर लीव्स, यानी अच्छी लाइफ प्रोवाइड करनी लोगों को, अच्छी ज़िंदगी प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट हमेशा तत्पर रहे, वो होती है रिस्पॉन्सिव, ठीक है। अकाउंटेबल समझ गया ना, कि मतलब जो लोगों के जवाबदेही है, और रिस्पॉन्सिव जो कि रिस्पॉन्स करे, जो कि एक्शन ले लोगों की भलाई के लिए, ठीक है। डेमोक्रेसी, आप अपने दिमाग में डेमोक्रेसी को रखना और उसके अंदर में ये 2 पॉइंट्स को डिवाइड करना।
आपको कनेक्ट हो जाएगा सब कुछ। अब थर्ड पॉइंट क्या है, डेमोक्रेसी सोचते रहो, दिमाग में चलनी चाहिए डेमोक्रेसी 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 डेमोक्रेसी, ऐसे दिमाग में चलना चाहिए आपके, ठीक है। और तीसरा पॉइंट क्या है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय मासेस, वही सेम पॉइंट यहाँ पे आएगा। एंड फेयर चांस टू रिमूव देम, यानी फेयर चांस है कि अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगी, अगर वो अकाउंटेबल नहीं है, रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो लोग उसको अगले इलेक्शन में हटा देंगे। गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय मासेस एंड फेयर चांस टू रिमूव देम, पीपल्स ओन गवर्नमेंट, और वो लोगों की खुद की गवर्नमेंट है, लोगों ने उसको बनाया है, लोगों ने बनाया है उसको गवर्नमेंट को, ठीक है, लोगों की खुद की गवर्नमेंट है। तो वो क्या करेगी, लोगों की भलाई के लिए करेगी, लोगों की भलाई के लिए काम करेगी। तो ये होती है वही लेजिटिमेट गवर्नमेंट। मतलब क्या, जो गवर्नमेंट, आंसर क्या आएगा आपका इसमें, देखो जो गवर्नमेंट लेजिटिमेट है, रिस्पॉन्सिव है और लोगों के द्वारा चुनी गई है, लोग उसको हटा सकते हैं नेक्स्ट इलेक्शन में, फेयर चांस है और लोगों की भलाई के लिए करती है, 5 पॉइंट लिख दोगे, वो होती है वही लेजिटिमेट गवर्नमेंट। क्या कि रिस्पॉन्सिव है, अकाउंटेबल है, लोगों के द्वारा चुनी गई है, फेयर चांस है कि उसको हटा दे अगले इलेक्शन में, और लोगों की भलाई के लिए काम करती है, वो होती है लेजिटिमेट गवर्नमेंट। क्लियर। यहाँ पे क्या पॉइंट आएंगे कि लोगों को कौन सा देना होता है, यहाँ पे एक पॉइंट और क्या लिखोगे, मासिस का, मीडिया का, और यहाँ पे क्या लिखोगे, जो कि लोगों की भलाई के लिए काम करती है और हमेशा रेडी रहती है लोगों की भलाई के लिए। और यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे 5 पॉइंट लिखोगे, क्या कि लोगों के द्वारा चुनी गई है, फेयर चांस उसको हटा सकते हैं, और अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है और लोगों की भलाई के लिए काम करती है। समझ गए ना पॉइंट्स क्या क्या आएंगे इनमें, ठीक है। रटवा नहीं रहा हूँ मैं, मतलब समझा रहा हूँ तुमको, ठीक है। अब देखो इसी टॉपिक के अंदर सेकंड टॉपिक हमारा है, सेकंड टॉपिक, इसी टॉपिक के अंदर में एक और टॉपिक है आपका, क्या, डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। देखो अब गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया, तो वो डिसीजन क्या है, वो एफिशिएंट, मतलब क्या कि जल्दी लिया या धीरे लिया, 1 साल लगा दिया कि 1 साल में पार्लियामेंट में पास ही हो रहा लॉ, कि 1 साल लग गया पास होते होते, या फिर 1 दिन में ले लिया, 1 सेकंड में ले लिया, रातों रात डिसीजन ले लिया, ये क्या होगा, एफिशिएंट। इफेक्टिव, अब तुमने रातों रात डिसीजन लिया हो, चाहे वो 1 साल में लिया हो, इफेक्टिव कितना है, अच्छा कितना है, मतलब क्या कि तुम कोई पॉलिसी लाए, कोई लॉ लाए, अब तुम 1 दिन में ले आए या फिर 1 साल में ले आए, वो अच्छा कितना है, ये पूछा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टाइम नहीं है, यहाँ पे क्या है, क्वालिटी, यहाँ पे क्या है, टाइम। क्लियर। एफिशिएंट मतलब क्या, टाइम, और इफेक्टिव मतलब क्या, क्वालिटी। समझ गए ना। हाँ, अब देखो अपन देखेंगे डेमोक्रेटिक कंट्री में और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में। अब पॉइंट्स देखो डेमोक्रेटिक कंट्री के और पॉइंट्स देखो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को बाद में देखेंगे अपन, पहले देखो डेमोक्रेटिक कंट्री और नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या आ गया, मोनार्की भी आ गई, मिलिट्री लीडर भी आ गया, डिक्टेटरशिप भी आ गई, सब आ गया इसके अंदर, ठीक है। देखो बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ नेगोशिएशन एंड डी लिबरलाइजेशन, यानी क्या, यहाँ पे वाद विवाद होंगे, नेगोशिएशन होगा, वाद विवाद होंगे, ठीक है, यानी बहस होगी। तुमने कहा तो क्यों करा, ये कैसे हुआ, ये पैसे कहाँ गए, वो जो बजट आया था कैसे आया, उसमें तुमने क्या कितना खर्चा करा, ये सब क्या, नेगोशिएशन, ठीक है। किसी भी डिसीजन के ऊपर नेगोशिएशन और डी लिबरलाइजेशन। आपने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 1 और नेशनलिज्म इन इंडिया, आपने उसमें पढ़ा था लिबरलिज्म, मतलब क्या, लिबरल मतलब होता है फ्री, और लिबरलिज्म मतलब क्या, फ्री होने की आइडिया या आइडियोलॉजी ऑफ फ्री। यहाँ पे क्या है, लिबरलिज्म मतलब क्या, डी लिबरलाइजेशन, यानी आज़ादी नहीं है, आप कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी गवर्नमेंट अकेले डिसीजन नहीं ले सकती, उसको पार्लियामेंट से लॉ पास कराना होगा। ऐसा नहीं कि मुंह उठाया और कोई भी डिसीजन ले लिया, और मान लो डिसीजन लिया कि अब कल से करेंसी चेंज हो जाएगी, मुंह उठा के, ऐसा नहीं, मतलब डी मतलब क्या कि मतलब कोई भी ऐसे आज़ादी नहीं है आपको कि आप ऐसी इलेक्शन ले लो, आप ऐसे कोई एक्शन ले लोगे, आपको पूरी उसके लिए नेगोशिएशन करना पड़ेगा, पूरा जो प्रोसेस होती है वो करनी होगी। समझ गए ना। बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ नेगोशिएशन एंड डी लिबरलाइजेशन, ठीक है। लिबरल मतलब क्या होता है, आज़ादी, और डी लिबरल मतलब क्या होता है, आज़ादी नहीं, ठीक है। और देखो टाइम इज मोर टेकन बाय गवर्नमेंट, यानी एफिशिएंट नहीं है, टाइम ज़्यादा लेती है, यानी एफिशिएंट नहीं है, यानी ऐसा नहीं कि 1 दिन में वो पास हो गया, 2 दिन में पास हो गया, रातों रात पास हो गया, ऐसा नहीं है, टाइम लेगी, हर एक लेवल पे चेक कर रहे हैं ना, इसलिए टाइम लेगी। और यहाँ पे क्या है, डिसीजन इज मोर एफिशिएंट, बट यहाँ पे एफिशिएंट है, इफेक्टिव नहीं है, टाइम ज़्यादा ले रही है वो, बट इफेक्टिव है, यानी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है। टाइम भले ही ज़्यादा ले रही है, आपने भले ही 1 घंटा लगा दिया, बट आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, आपने भले ही 1 दिन लगा दिया, पर आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया। समझ गया ना, क्या है ये, टाइम ज़्यादा ले लिया, बट इफेक्टिव भी ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, इफेक्टिव भी अच्छा है, ठीक है। ट्रांसपरेशन ऑफ फ्रंट ऑफ मासेस, देखो लोगों के सामने ट्रांसपेरेंसी होगी, यानी अब जब आपके इलेक्शन हुए थे, आपने देखा होगा कि हर सेकंड जो काउंटिंग हो रही है वोट्स की, वो आपको जनता को दिखाई दे रही है टीवी पे। क्या था ये क्या था कि ये ट्रांसपेरेंसी थी, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है गवर्नमेंट में, या फिर जो भी
एक सिक्योरिटी का जो पर्सपेक्टिव होता है वो बात छोड़ के कि हाँ कोई देश की सिक्योरिटी वाली बात है इसलिए मासूस को नहीं बताते, बट ज़्यादातर जो मुद्दे होते हैं जो कि सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है उसमें क्या होगा, उसमें आपकी ट्रांसपेरेंसी होगी। यानी ट्रांसपरेशन मतलब क्या, मतलब लोगों के सामने जो भी हो रहा है, जो भी डिसीजन लिया जा रहा है लोगों के सामने हो रहा है, ठीक है ऐसा। अब देखो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, यहाँ पे नेगोशिएशन नहीं होगा, एक ही अथॉरिटी होगी, वही सारा डिसीजन ले लेगी। जैसे कि राजा मुंह उठाया, हमला कर दो बगल वाली कंट्री पे, हमला कर दिया रातों रात, ठीक है। क्या डिसीजन क्या होगा, मोर इफेक्टिव होगा। यानी टाइम यहाँ पे टाइम ज़्यादा था, एफिशिएंट नहीं था, यहाँ पे एफिशिएंट यानी टाइम ज़्यादा ले लिया, टाइम कम लिया, ठीक है। एफिशिएंट मतलब क्या होता है, टाइम कितना टाइम ले रहा है वो, ठीक है। यहाँ पे एफिशिएंट नहीं है, यहाँ पे एफिशिएंट है। यहाँ पे इफेक्टिव है, यहाँ पे इफेक्टिव नहीं है। यानी ये क्या है, कम इफेक्टिव है। राजा एक व्यक्ति है, अब वो समझदार होगा तो बात अलग है, अगर वो बेवकूफ़ है तो डिसीजन उसने लिया और उससे बड़ी कोई अथॉरिटी है ही नहीं कि जो उसके डिसीजन को चेक कर सके। तो जो उसने डिसीजन लिया, चाहे वो बेवकूफ़ है चाहे वो समझदार है, जो उसने डिसीजन ले लिया वो ले लिया फाइनल। अब यहाँ पे क्या है, किसी और ने चेक नहीं करा उसको डिसीजन को, तो हो सकता है उसका डिसीजन खराब हो, इफेक्टिव ना हो, ठीक है। यहाँ पे डिसीजन क्या हो, लो इफेक्टिव होगा। क्लियर, हाँ, ट्रांसपेरेंसी नहीं हो। क्लियर। अब देखो आपके 2 पिलर्स कंप्लीट हो चुके हैं, अब आपका 3rd पिलर और 4th पिलर और 5th पिलर और 6th पिलर, यानी आपके 4 पिलर बचे हुए हैं, डेवलपमेंट और ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब मैं आपको कुछ भी बताने से पहले कंपेयर करेंगे, अपन ये बता दूं कि अपन कंपेयर करेंगे डेमोक्रेसी का और डिक्टेटरशिप का। आपके पास कुछ डाटा दिया हुआ है 1950 से लेकर 2000 तक का। देखो यहाँ पे क्या है डाटा में कि आपकी जो डिक्टेटरशिप है और डेमोक्रेसी है उन दोनों के बीच कॉम्पिटिशन, अपन कंपेरिजन करेंगे क्या कि ग्रोथ किसने ज़्यादा करा, डेवलपमेंट किसने ज़्यादा करा। जो ये टाइम पीरियड रहा है ना, इस टाइम पे डिक्टेटरशिप जो थी अलग अलग कंट्रीज़ में, उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करा है। उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छी रही है, ज़्यादा उनका इकोनॉमिक डेवलपमें रहा है किसका कंपेयर में, जो डेमोक्रेसी है उसके कंपेयर में, ठीक है। सो दिस अलोन कैन बी रीज़न टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी। क्या इकोनॉमिक ग्रोथ जो है डिक्टेटरशिप में ज़्यादा है, तो क्या सिर्फ इसी रीज़न की वजह से अपन डेमोक्रेसी को इग्नोर कर दें, रिजेक्ट कर दें? नहीं, देखो बिकॉज इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट है डिपेंड करता है अलग अलग फैक्टर्स पे। उस कंट्री की पॉपुलेशन कितनी है, भारत देखो वर्ल्ड की कितनी परसेंट है पॉपुलेशन, शायद 20% ऐसी कुछ होगी, 17% ऐसे कुछ। वर्ल्ड में कितनी लोग हैं, 750 करोड़। भारत में कितने हैं, 150 करोड़। पूरे वर्ल्ड में कितनी पॉपुलेशन है, 750 करोड़। और भारत में कितनी है, 150 करोड़। मतलब क्या, कितना बड़ा पोर्शन अपने पास है पॉपुलेशन का। मींस जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है डिपेंड करता है इकोनॉमिक पॉपुलेशन कितनी है उस कंट्री की, उस कंट्री का कॉपरेशन कहता है अलग अपनी उसके पास वाली जो कंट्रीज है ट्रेड वगैरह में ट्रेड करेगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी होगी। यानी उस कंट्री का कॉपरेशन कैसा है, रिलेशन कैसे हैं उसके अपनी बगल वाली कंट्रीज़ के साथ ट्रेड करने के लिए। और क्या उसकी इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ क्या हैं, जैसे कि मान लो किसी भी अपना जो देश आज़ाद हुआ था ना, तो अपनी इकोनॉमिक प्रायोरिटी थी कि अपन को 10 साल अपन को एग्रीकल्चर में ध्यान देना है, इसलिए अपनी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी उस टाइम पे कम थी। इसका मतलब क्या है, जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड करती है पॉपुलेशन पे, कॉपरेशन विद अदर कंट्रीज़ पे, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ पे और ग्लोबल सिचुएशंस पे। क्योंकि मान लो ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है, ठीक है, ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है 1930s का, याद है ना ग्रेट डिप्रेशन, उस पर भी डिपेंड कर सकता है कि हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसी होगी। एंड नॉट ऑल्सो अ ह्यूज गैप इन दैट डाटा। और देखो एक बात बताऊँ, इस डाटा जो अपन को दिया है ना कि डिक्टेटरशिप की ग्रोथ ज़्यादा है, वो ज़्यादा तो है बट डेमोक्रेसी की भी बहुत ज़्यादा कम नहीं है, हल्का सा गैप है बट ज़्यादा नहीं है गैप, ठीक है। ये 5 पॉइंट लिख दोगे, क्या, पॉपुलेशन, कॉपरेशन विद अदर कंट्रीज़, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़, ग्लोबल सिचुएशन, और इतना ज़्यादा भी गैप नहीं है, थोड़ा बहुत गैप है बस, ठीक है, काम चल जाएगा। कंक्लूजन क्या है इस पॉइंट का, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का कंक्लूजन क्या है, देखो डेमोक्रेसी इज़ बेटर बिकॉज गिव सेवरल अदर पॉजिटिव आउटकम्स। भले ही हल्की सी जो ग्रोथ है डेवलपमेंट है कम है, ठीक है, बट वो बाकी सारे बहुत सारे, सेवरल मतलब क्या, बहुत सारे, अनगिनत, अनकाउंटेबल, इतने ज़्यादा हमें पॉजिटिव आउटकम्स देती है। जैसे कि हमें आज़ादी देती है, डिसीजन मेकिंग हमारी इंप्रूव करेगी, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन रहे हैं, ठीक है। और अगर हमारी ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं हो रही तो हम अपनी गवर्नमेंट को हटा देंगे नेक्स्ट इलेक्शन में, ऐसा, ठीक है। अब देखो हमारा अगला टॉपिक क्या है, रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। अब देखो ये आपको कन्फ्यूज़ करता है, सिंपल समझेंगे। देखो डेवलपमेंट और ग्रोथ उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, पॉवर्टी को कम करो और इनइक्वालिटी को कम करो, ठीक है। डेमोक्रेसी में ग्रोथ डेवलपमेंट एक बार को वो भी होना चाहिए, एक बार को वो ना देखते हुए अपन पहले क्या देखेंगे, जो पॉवर्टी है और जो इनइक्वालिटी है उसको कम करें, समझ गए ना। डेमोक्रेसी में अपन एक बार को डेवलपमेंट और
ग्रोथ नहीं देखेंगे। अपन पहले क्या देखेंगे, अपन पहले देखेंगे इनइक्वालिटी जो है, पॉवर्टी जो है उसको कम करा नहीं करा, ये ठीक है, मोर देन डेवलपमेंट। ठीक है, ऑल सिटीजन हैव टू बेटर लाइफ, यानी सभी सिटीजन्स को अच्छी लाइफ जीने का अधिकार है। राइट टू लाइफ है हमारे पास। ठीक है, सभी सिटीजन्स को अच्छी लाइफ जीने का अधिकार है। इंग्लिश थोड़ी गलत लिखी है यहाँ पे, हैव टू मतलब होता है ही है। ठीक है, सभी सिटीजन्स को अच्छी लाइफ जीने का अधिकार ही है, समझ लो। सोशल डिवीजन ऑन बेसिक इकोनॉमिक बेसिस, देखो जो समाज है बटा हुआ है इकोनॉमिक बेसिस पे, तो वो कहलाएगा पॉवर्टी। मतलब क्या, देखो पूरा समाज है वो बटा हुआ है इकोनॉमिक बेसिस पे, मतलब क्या है, एक पोर्शन क्या है, गरीब है, उसके पास ज़्यादा इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो नहीं है, और एक समाज क्या है जिसके पास बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा उसके पास पैसे कहाँ से आ सकता है, उसकी सोर्सेज हैं। तो क्या हो गया, वो हो गया रिच सोर्सेज, रिच पोर्शन, हो गया क्या, पुअर सोर्सेज। ये क्या कहलाता है, पॉवर्टी कहलाती है। ठीक, सोशल डिवीजन ऑन बेसिस ऑन इकोनॉमिक बेसिस आर कॉल्ड पॉवर्टी एंड मनी ऑन द हैंड ऑफ सम इंडिविजुअल, यानी कुछ लोगों के हाथ में पैसा है, कंट्री का मोस्ट ऑफ द वेल्थ कुछ लोगों के हाथ में है, वो कहलाएगा क्या, इनइक्वालिटी। यानी जो लोग जिनके पास पैसा नहीं है उनके साथ तो इनइक्वालिटी हो गई है ना, समझ गया ना। ठीक है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज बिटवीन पुअर एंड रिच, देखो आपको देखा गया है कि आपकी जो डेमोक्रेसीज हैं उनमें इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज होती हैं पुअर और रिच के बीच में। ठीक है, और स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ अल्टर रिच हैज़ द मोस्ट ऑफ द वेल्थ, यानी जो कंट्री की जो ज़्यादातर वेल्थ है ना, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द वेल्थ जो स्मॉल प्रोपोर्शन है उसके पास, उसके हाथ में होती है, अल्टर रिच लोगों की। ठीक है, और जो शेयर है जो पूरी कंट्री के इनकम में, ज़्यादातर शेयर किसका होता है, रिच लोगों का होता है। ठीक है, और जो स्मॉल यानी कंट्री की जो इनकम है उसमें, उसके जो कंट्री की इनकम में कंट्रीब्यूशन देखें किसका, स्मॉल जो ग्रुप है उसका, वो बॉटम में है, यानी ज़मीन से इतना कम, बहुत कम 1% या 2% कंट्रीब्यूशन है कंट्री की इनकम में, जो बहुत सारी 90% जो जनता है उसका। इसका मतलब क्या है, जो 10% जनता है, जो 5% जनता है, उसके पास बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि वो कंट्री की 99% इकोनॉमी को संभाल रही है। क्लियर, हाँ क्लियर हो गया होगा। कंक्लूजन क्या है इस पॉइंट का, देखो डेमोक्रेसी इज़ बेटर, डेमोक्रेसी को अपन अभी बेटर मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि बिकॉज इफ़ गवर्नमेंट आर अनेबल टू फुलफिल आवर डिमांड्स, यानी हमारी इनइक्वालिटी को, पॉवर्टी को कम नहीं कर पा रही है, तो आपके पास चांस है कि आप उसको रिमूव कर सकते हो। आपके सामने कोई हिटलर खड़ा होगा, आप उससे कहो कि सर हमारी पॉवर्टी कम नहीं हो रही, पॉवर्टी तो छोड़ो, ठीक है, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। ठीक है, अब देखो जैसा मैंने बोला ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो ग्रोथ है वो इतना नहीं, वो हाँ वो भी होनी चाहिए, बट वो उससे भी पहले अपन को पॉवर्टी और इनइक्वालिटी कम करनी है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या, अकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। अब एक बात और सुनो, नो सोसाइटी विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट्स। आप अगर एक ही धर्म के लोगों का पूरा रिलीजन, पाकिस्तान बनाया तो है, पाकिस्तान का एग्जाम्पल देखो, वहाँ पर क्या कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आप अगर किसी भी बोलते हैं ना कि अपन हमारे धर्म का एक अलग कंट्री बना दो, हमारे सारे मुस्लिम भाई सुबह सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के गले मिलेंगे, हम सारे हिंदू भाई सुबह सुबह पूजा करके गले मिलेंगे। कोई ऐसा सोसाइटी नहीं है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट ना हो। अगर एक धर्म के लोगों का भी अपन कंट्री बना देंगे ना, वहाँ भी कन्फ्लिक्ट होगा। मतलब क्या, ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जहाँ पे कन्फ्लिक्ट ना हो, चाहे वो यूरोपियन सोसाइटी हो गई, चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो गई, चाहे वो चाइनीज़ सोसाइटी हो गई, चाहे वो अमेरिकन सोसाइटी हो गई, चाहे वो रशियन सोसाइटी हो गई, चाहे वो किसी भी कंट्री सोसाइटी या अरब की सोसाइटी हो गई, कोई कहीं भी चले जाओ ना आप, आपको हर जगह कोई ना कोई कन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। आपके घर में ही देख लो, कन्फ्लिक्ट होगा ही। ठीक है, कोई ऐसी सोसाइटी नहीं है। अब देखो डाइवर्सिटी है, बट वो हमारी इनेबिलिटी है। आपकी एक बहुत अच्छी लाइन है, डाइवर्सिटी आपको डिवाइड नहीं करती, आपकी इनेबिलिटी है कि आप उस डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे। ये आपके चैप्टर नंबर 3 है आपका पॉलिटी का, वो रीड सोचे। उसकी एक मुझे लाइन बहुत अच्छी लगी कि डाइवर्सिटी आपको डिवाइड नहीं करती, ये आपकी इनेबिलिटी, इट्स योर इनेबिलिटी दैट यू आर अनेबल टू सेलिब्रेट दैम, यू कुड नॉट एबल टू सेलिब्रेट दैम। तुम उसको सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे, तुम उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाए, ये तुम्हारी इनेबिलिटी है। ठीक है, अकोमोडेट बाय ओपनिंग नेगोशिएशन डिफरेंट बिटवीन
between different social groups and reduce the possibility of conflicts राइट्स। जो राइट्स हो दंगे फसाद हो सकते हैं, लड़ाई हो सकती है, कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, उसकी जो पॉसिबिलिटी है, जो कन्फ्लिक्ट हुए हैं उसमें जो टेंशन डेवलप हो सकती है उसकी पॉसिबिलिटी को कम कर देती थी क्या, आइडिया ऑफ नेगोशिएशन। मतलब क्या, डेमोक्रेसी में अपन बैठ के बात कर सकते हैं, सिट एंड टॉक अपॉर्चुनिटीज़, यानी डेमोक्रेसी हमें बैठ के बात करने की अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है। जो कन्फ्लिक्ट की वजह से जो टेंशन डेवलप हो सकती है उसकी पॉसिबिलिटी को कम करती है। इसका मतलब क्या है, जो कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं उसकी जो पॉसिबिलिटी, उसमें उसके बाद जो टेंशन डेवलप होने की जो पॉसिबिलिटी है उसको कम करती है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ऑन एनी बेसिस इज़ प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन। और जो हमारा संविधान है, डाइवर्सिटी है। अब डाइवर्सिटी में एक ग्रुप क्या होगा, ज़्यादा संख्या में होगा, एक ग्रुप क्या होगा, कम संख्या में होगा। तो जो ज़्यादा संख्या वाला है वो सोचेगा कि मैं जो कम संख्या वाला है उसके ऊपर डोमिनेशन इस्टेब्लिश कर दूँ। मतलब क्या, मतलब कोई एक मेजॉरिटी वाला ग्रुप है वो सोचेगा कि मैं माइनॉरिटी के ऊपर डोमिनेशन इस्टेब्लिश कर दूँ। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी को अलाउ नहीं करता कि आप किसी भी ग्रुप के साथ किसी भी बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन करो। मतलब क्या कि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत अच्छे से अकोमोडेट हो सकती है डेमोक्रेसी में। क्लियर ना? अब क्लियर हो गया वो, शायद बोल दो अब क्लियर हो गया। डेमोक्रेसी में अपने पास हमारी जो डाइवर्सिटी है अपन उसको अकोमोडेट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सभी को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करता है। अगर कोई करता भी है, अगर कोई किसी का डिस्क्रिमिनेशन करता भी है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। कंक्लूजन क्या आएगा, डेमोक्रेसी इज़ बेटर बिकॉज नो डाउट वी चूज द गुड फॉर मासेज, good of more masses, but do not discriminate, it give opportunities to reduce conflict। देखो डेमोक्रेसी, देखो कंक्लूजन क्या है, ये हमें अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है रिड्यूस कन्फ्लिक्ट्स, या जो डिफरेंसेस हैं, जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनको रिड्यूस करने का। और क्या, देखो नो डाउट कि अपन देखो डैम कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग यानी 90% जनता क्या बोल रही है, सर डैम कंस्ट्रक्शन कर दो ताकि हमारे खेतों में पानी आ जाए, सर हमारे और क्या और हमारी जो इंडस्ट्रीज है उसमें वाटर की सप्लाई हो जाए, और भी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगी है उनके लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मतलब क्या, मतलब और जो बड़े पास में शहर बना हुआ है, शहर के लिए पानी सप्लाई हो जाएगी डैम से, ठीक है। हमें ये डैम बना दो सर, ये डैम से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। 90% जनता क्या बोल रही है, हमारी डैम बना दो। तो अपन ने क्या मानी, अपन ने बात मानी 90% जनता की, गवर्नमेंट ने जनता बात क्या मानी, 90% जनता जो कह रही थी वो, ठीक है, डैम कंस्ट्रक्शन कर दिया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें जो 10% जनता थी, जो माइनॉरिटी थी, उसकी राइट का हनन हुआ। जो वहाँ पर जो किसान रहते थे उनकी जो फील्ड थी वो चली गई उनके हाथों से, बहुत ज़्यादा पानी भर गया आसपास के क्षेत्र में, पेड़ वगैरह काटने पड़े, बहुत बड़ा एरिया डिफॉरेस्टाइज करना पड़ा। मतलब बहुत बड़े एरिया में पेड़ वगैरह काटने पड़े, ठीक है। ये सब चीज़ जो हुई, ठीक है, समझ गया ना मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने आपको 2 पॉइंट्स बना दिए कि डैम कंस्ट्रक्शन के फ़ायदे क्या हैं, डैम कंस्ट्रक्शन के नुकसान क्या हैं, ठीक है। हर चीज़ को कनेक्ट करो आपस में। क्या बोल रहा था, तो गवर्नमेंट ने बात भले ही क्या मानी, मेजोरिटी की मानी, बट इसमें क्या है, गवर्नमेंट ने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करा। अब जो माइनॉरिटी है उसके जो फील्ड लेगी गवर्नमेंट, तो उनको कुछ ना कुछ कंपनसेशन देगी, और उनको चाहे वो डैम कंस्ट्रक्शन जो काम हो रहा है, डैम एक दिन में तो बनता नहीं है, 60 साल लगते हैं, कम से कम 60 या 50 साल लगते हैं। तो उसमें जो वक्त मिलेगा ना, ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी जो लोग वहाँ पे हट रहे हैं उनको। इसका मतलब क्या है, डेमोक्रेसी में जो गवर्नमेंट है वो भले ही वो बात मानती है किसी मेजोरिटी की, बट वो माइनॉरिटी के साथ किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। क्लियर ना अब चीज़, अब क्लियर हो गया होगा, मुझे पता है अब क्लियर हो गया, आपके दिल की आवाज़ मुझे सुनाई देती है, क्लियर हो गया, अब हो गया ना कि डेमोक्रेसी भले ही बात मान नहीं मेजोरिटी की, बट डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही, उसने अपॉर्चुनिटीज़ दी किसको, माइनॉरिटी को, ठीक है। डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, देखो इंडिया की जो हिस्ट्री रही है ना वो सबॉर्डिनेट और डोमिनेट में रही है। जब हिस्ट्री पढ़ी थी ना तो मैंने ये चीज़ आइडेंटिफाई करी कि इंडिया की जो हिस्ट्री रही है वो सबॉर्डिनेट और डोमिनेट वाली रही है। मतलब क्या, एक कास्ट डोमिनेशन कर रही है, पहले ब्राह्मीण्स, उसके बाद फिर जो नए ग्रुप आए थे जैसे कि मुस्लिम वो, और फिर जो ब्रिटिशर्स आए वो। मतलब इंडिया की जो हिस्ट्री रही है वो एक ग्रुप क्या है, डोमिनेशन में रहा है, और एक ग्रुप हमेशा सबॉर्डिनेट में रहा है। मतलब सबॉर्डिनेट मतलब क्या होता है, जो सबॉर्डिनेट छुड़वैया टाइप हो, ठीक है वो। मतलब क्या कि एक कास्ट डोमिनेशन कर रही है और एक कास्ट डिस्क्रिमिनेशन सह रही है। जैसे कि ये हो गया डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, महिलाएं क्या डिस्क्रिमिनेशन सह रही हैं और पुरुष क्या डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, ठीक है। ऑपरेसिव ऑपरेसर, ठीक है, ऑपरेसिव पुरुष, ऑपरेसर का नहीं, ऑपरेसर क्या है पुरुष, ऑपरेसिव क्या है महिलाएं, ठीक है। जिसको जो ऑपरेसर जो डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है वो गया ऑपरेसर, और डिस्क्रिमिनेशन सह रहा है वो ऑपरेसिव, ठीक है। रिड्यूस बाय गेमिंग, देखो
ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो रिड्यूस किया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है उसके द्वारा। यानी कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे क्या था कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है डिस्क्रिमिनेशन किसी भी सोशल ग्रुप के साथ ना हो वो, ठीक है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि किसी भी ग्रुप, चाहे वो जिसमें महिलाओं के साथ या किसी भी कास्ट के साथ या फिर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, ठीक है। जब सीट्स दी गई महिलाओं को और कास्ट ग्रुप है उनको, SC ST को, ताकि उनका वेलफेयर हो सके, वो भी मेन स्ट्रीम जो है सोसाइटी को उसमें आ सकें, घुल मिल सकें, ठीक है। बट प्रूडेंशियली दे वर वॉलेट, बट गवर्नमेंट विल टेक एक्शन ड्यू टू हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। देखो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट खुद इन राइट्स को, जो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इन राइट जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन दिए गए हैं उसके साथ वायलेंट करती है, यानी उन लॉस को खुद तोड़ती है। बट इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है, यानी चेक एंड बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन है क्या पावर का। कौन करता चेक पार्लियामेंट की पावर को? जुडिशरी। यानी अपन अगर इस ऑर्गन ने अपने साथ कुछ गलत करा तो अपन जाएंगे सेकंड ऑर्गन जो कि हमारे पास जुडिशरी है उसके पास, ठीक है। मतलब क्या, अगर प्रूडेंशियली अगर ये जो लॉस है इनका वायलेंट होता भी है तो जो गवर्नमेंट है वो एक्शन ले या ना ले, जो अदर फॉर्म है जैसे कि हमारा अदर ऑर्गन है जैसे कि जुडिशरी हो गया, वो एक्शन ज़रूर लेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन पावर यानी वो इसकी पावर को चेक कर सकता है। पीपल कैन फाइट फॉर देम, यानी और देखो कोई भी आपके लिए कुछ नहीं कर सकता जब आप खुद से खड़े ना हो। अगर आप खुद से अपने लिए फ़ाइट करने को तैयार हैं तो ही आपका भला होगा, वरना कोई और आपके लिए कितना ही करेगा, कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, ठीक है। पीपल हैव टू फाइट फॉर देम, नहीं आपको खुद के लिए लड़ना होगा। कंज्यूमर जो राइट था ना चैप्टर आपने जब पढ़ा होगा ना तो आपने समझा होगा कि वैसे रिड्यूस हो चुका वो, कि लोगों को खुद से आना पड़ा, लोगों को खुद से एक्शन लेना पड़ा, लोगों को खुद से कंज्यूमर मूवमेंट्स करनी पड़ी, तब जाके गवर्नमेंट ने लॉ बनाया। कब? 1980 कुछ था, 1992 में, हाँ नहीं 1986 में आया था हमारा कोपरा, हाँ तब जाके गवर्नमेंट ने कोपरा बनाया। समझे कि लोगों को खुद से एक्शन लेना होगा। चलो डेमोक्रेसी एग्जाम नेवर होगा। अब एक छोटा सा टॉपिक ये है कि डेमोक्रेसी का एग्जाम कभी खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि देखो अगर डेमोक्रेसी अच्छी हो भी जाएगी, पहले तो लोग क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा बेनिफिट की मांग करेंगे, ठीक है। अगर डेमोक्रेसी की सक्सेस हो गई यानी डेमोक्रेसी अच्छी हो गई तो लोग डिमांड करेंगे और डेवलपमेंट करो, और डेवलप हो गई ना फिर और डेवलपमेंट की बात करेंगे। ऐसा लोग कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे और डेमोक्रेसी को फिर और ज़्यादा अच्छा होना पड़ेगा, और यही क्या करेगा, यही डेमोक्रेसी की स्पिरिट को दर्शाएगा, ठीक है। कंक्लूजन क्या है? देखो कंक्लूजन, डेमोक्रेसी स्टैंड मोर बेटर एंड कंटिन्यूसली ट्राई मेक देम मोर एंड मोर परफेक्ट। देखो डेमोक्रेसी बाकी सभी, ये पूरे चैप्टर का कंक्लूजन है ये, ठीक है। डेमोक्रेसी सभी अल्टरनेटिव से ज़्यादा बेहतर बनने की कोशिश करती है और उसका यही निरंतर प्रयास, डेमोक्रेसी का यही निरंतर प्रयास उसको और अच्छा और परफेक्ट बनाने में जुटा हुआ है। मतलब क्या, उसको और अच्छा परफेक्ट बना देता है। समझ गए ना? टफ होता है काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करना, ठीक है। चैप्टर एक्सप्लेन हो चुका है आपका। नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आपको सभी चैप्टर्स मिल रहे हैं 1 by 1। देखते जाइए सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद। जय हिंद।